गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको क्लास 8 का हिंदी लैंग्वेज का लेसन फर्स्ट पढ़ाने जा रहे हैं। जैसा कि बच्चों आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन नया सत्र शुरू होने के नाते हम फर्स्ट चैप्टर आप लोगों को फिर से एक बार दोहरा दे रहे हैं ताकि आप लोगों का रिवीजन अच्छी तरह से हो। कोरोना के चलते आप लोगों का विद्यालय जो है प्रभावित हो रहा है, आप लोगों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, इसलिए विद्यालय की तरफ से आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लास चलाए जा रहे हैं जिससे आप लोगों की पढ़ाई भी हो और आप लोग अपने घर पर सुरक्षित भी रहें। तो बच्चों आज हम आपको क्लास 8 का लेसन फर्स्ट भाषा और व्याकरण फिर से रिवीजन करवा रहे हैं, फिर से दोहरा रहे हैं। आप इसको केयरफुली देखिएगा, पढ़िएगा और अपनी बुक में इसको समझिएगा। तो बच्चों, आदिमानव अपने मन के भाव एक दूसरे को समझाने व समझने के लिए संकेतों का सहारा लेते थे, परंतु संकेतों में पूरी बात समझना या समझ पाना बहुत कठिन था। इस असुविधा को दूर करने के लिए उसने अपने मुख से कुछ ध्वनियाँ निकाली और प्रत्येक चीज़ के लिए एक निश्चित ध्वनि तय की। यही ये भाषा का जन्म हुआ। तो बच्चों, आप लोगों ने ऊपर पढ़ लिया कि भाषा का जन्म कैसे हुआ। ध्वनियों से शब्द बने और शब्द से वाक्य तथा वाक्य से भाषा बनी। तो बच्चों, आपको ये कन्फर्म हो गया कि भाषा का निर्माण कैसे हुआ। भाषा क्या है, कैसे उत्पन्न हुई, कैसे बनी, इसके विषय में हम आपको बता रहे हैं। भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है कहना, अर्थात हम बोलकर और लिखकर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तथा सुनकर और पढ़कर दूसरों के विचारों को ग्रहण करते हैं। विचारों का यह आदान प्रदान ही हम भाषा द्वारा करते हैं। तो बच्चों, आपको भाषा कन्फर्म हो गई। अब भाषा की परिभाषा हम आपको बता दे रहे हैं कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा वह समर्थ साधन है जिसके द्वारा हम अपने भाव और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो बच्चों, भाषा क्या है? भाषा वह सामर्थ्य साधन है जिसके द्वारा हम अपने भाव और विचारों का आदान प्रदान करते हैं या एक दूसरे की भाषा को समझते हैं या अपनी भाषा को उसको समझाते हैं। आगे आइए। भाषा का मुख्य कार्य वक्ता की बात को दूसरों तक पहुंचाना होता है। भाषा का मुख्य कार्य क्या होता है? जो बोलने वाला है, जो बोल रहा है, उसकी बात को दूसरे जो सुन रहे हैं उनके तक पहुंचाना होता है। भाषा के माध्यम से ही मनुष्य बोलकर या लिखकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाता है। इस प्रकार भाषा के दो रूप स्वीकार किए गए हैं। तो बच्चों, भाषा के यूँ तो 3 रूप होते हैं, आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले से ही आपको पता है। लेकिन भाषा में सांकेतिक भाषा को महत्व नहीं दिया जाता, इसलिए भाषा के 2 रूप ही माने जाते हैं। संसार की समस्त भाषाओं के 2 रूप ही होते हैं। नंबर 1 मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। तो बच्चों, पहले आप आ जाइए मौखिक भाषा पे। मौखिक भाषा क्या होती है? मौखिक भाषा किसे कहते हैं? पहले भी आप लोगों ने पढ़ चुके हैं, पहले भी आप लोग जान चुके हैं, आप लोगों को पता ही होगा, फिर भी हम आपको दोहरा दे रहे हैं, एक बार बता दे रहे हैं मौखिक भाषा क्या है या किसे कहते हैं। जो भाषा हम मुख से बोलते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जो भाषा हम क्या करते हैं? मुख से बोलते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। इसे कथित या उच्चारित भाषा भी कहा जाता है। इसे कथित या उच्चारित भाषा भी कहा जाता है। दूसरे पे आपका आता है लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या है? तो बच्चों, भाषा के लिखे हुए रूप को लिखित भाषा कहते हैं। इसका स्वरूप अस्थायी होता है। भाषा के लिखे हुए रूप को क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। यह भाषा का अस्थायी रूप होता है जो भाषा को सुरक्षित रखता है और उसे मानक रूप प्रदान करता है। अब भाषा आप लोगों की समझ में आ गई। भाषा किसे कहते हैं, भाषा क्या है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, कैसे ये बनी और इसके कितने रूप होते हैं, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। अब इसके आगे आ जाइए कि भाषा की विशेषताएं क्या हैं। भाषा की विशेषता क्या है? भाषा में निम्नलिखित विशेषता होती है। नंबर 1, भाषा भाव और विचारों को प्रकट करने वाले ध्वनि संकेतों का एक समूह है। यह संकेत मौखिक भाषा के अंग हैं। नंबर 2, यह समस्त ध्वनि संकेत एक व्यवस्था के अंतर्गत आपस में बंधे होते हैं। नंबर 3, इन्हीं ध्वनि संकेतों के द्वारा शब्दों और फिर उनके वाक्यों का निर्माण होता है। नंबर 4, भाषा का एकमात्र उद्देश्य विचारों या भावों का आदान प्रदान करना होता है। यहाँ तक आपने फर्स्ट पेज पे देख लिया। अब आप अपना पेज पलटिए और दूसरे पेज पे आ जाइए, उसके आगे देखना शुरू करिए। उसके आगे है आपका लिखित भाषा का महत्व। लिखित भाषा का क्या महत्व है? भाषा के लिखित रूप का अत्यधिक महत्व है, जबकि मौखिक भाषा का उतना महत्व नहीं है, क्योंकि लिखित भाषा का रूप जो होता है वो अस्थायी होता है। इसी के द्वारा हम अपने भाषा भाव या विचार दूसरों तक पहुंचा सकते हैं।
तथा उन्हें लंबे समय तक के लिए सुरक्षित भी रख सकते हैं। तो बच्चों, आपने अभी भाषा पढ़ लिया, भाषा की विशेषताएं पढ़ लिया, लिखित भाषा का महत्व, मौखिक भाषा का महत्व आपने पढ़ लिया। अब इसके आगे आपको हम लिपि के विषय में बताएंगे कि लिपि क्या है। तो बच्चों, लिपि क्या है, लिपि किसे कहते हैं, लिपि की परिभाषा क्या है। मौखिक भाषा की मूल ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को ही लिपि कहते हैं। तो लिपि आप कन्फर्म हो लिए, लिपि से आगे बढ़िए। भाषा को लिखने की इस विधि का उद्देश्य भाषा के मौखिक स्वरूप का एक मानक लिखित स्वरूप प्रदान करना है। संसार की विभिन्न भाषाएं भिन्न भिन्न लिपियों में लिखी जाती हैं, जैसे हिंदी, मराठी, संस्कृत, नेपाली और गुजराती की लिपि देवनागरी है, पंजाबी की गुरमुखी, अरबी और उर्दू की फारसी, अंग्रेजी की रोमन लिपि आदि है। बोली, उपभाषा और भाषा। अब आपको लिपि का ज्ञान हो गया। इसके आगे अब आप आ जाइए, बोली क्या है, उपभाषा क्या है और भाषा क्या है। पहले हम आपको बोली के विषय में बताएंगे, बोली किसे कहते हैं, बोली क्या है। तो बोली देखिए क्या है। भाषा का क्षेत्र अत्यंत विशाल होता है, इसलिए बहुधा इसके अस्थायी रूप का जन्म होता है, जो एक क्षेत्र विशेष तक ही सीमित रहता है। भाषा के इसी अस्थायी रूप को बोली कहते हैं। इसका प्रयोग बोलचाल के लिए ही होता है, इसका कोई लिखित साहित्य नहीं होता है। तो बच्चों, बोली का कोई लिखित साहित्य नहीं होता है, इसका प्रयोग खाली आप बोलचाल के लिए कर सकते हैं, इसको आप बोलचाल में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई लिखित स्वरूप नहीं होता है, कोई साहित्य नहीं होता है। हमारे देश में हिंदी की कई बोलियां हैं, जैसे भोजपुरी, हरियाणवी, बुंदेली, गढ़वाली, मारवाड़ी इत्यादि। उसके आगे आप आ जाइए, आपका है उपभाषा। उपभाषा किसे कहते हैं। उपभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा अधिक विस्तृत होता है, इसमें साहित्य रचना भी होती है। बोली की अपेक्षा इसका रूप अधिक विकसित होता है, जैसे ब्रज, अवधी, मैथिली बोलियां हैं, पर इसके परिष्कृत रूप में उच्च कोटि का साहित्य उपलब्ध है। जैसे ब्रज भाषा में सूरदास कृत सूरसागर, अवधी में तुलसीदास कृत का मतलब होता है रचना किया गया, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस, और मैथिली में विद्यापति द्वारा लिखित पदावली आदि पुस्तकें लिखी गई हैं। हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां। हिंदी की उपभाषाएं भी हैं और बोलियां हैं। कौन कौन सी हैं। बोलचाल की सुविधा और क्षेत्रीयता को ध्यान में रखकर हिंदी को 5 उपभाषाओं में बांटा गया है। नंबर 1 आपका है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में आपकी खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली आदि आते हैं। दूसरा है आपका पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में आपकी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आदि आते हैं। बिहारी हिंदी है तीसरे नंबर पे, इसमें आपकी भोजपुरी, मगही, मैथिली आदि भाषाएं आती हैं। चौथा है आपका पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी में आपका गढ़वाली, कुमाऊनी, मंडियाली, हिमाचली आदि भाषाएं आती हैं। पांचवा है आपका राजस्थानी भाषा। राजस्थानी भाषा में मेवाती, मारवाड़ी, हाड़ौती, मेवाड़ी आदि भाषाएं आती हैं। स्पष्ट है कि बोली और उपभाषा की अपेक्षा भाषा अधिक परिष्कृत, परिमार्जित, शुद्ध और व्याकरण के नियमों पर खरी उतरने वाली होती है। इसके पास विशाल शब्द भंडार, व्याकरण व लिखित मौखिक हर तरह का साहित्य होता है। यह विचारों के आदान प्रदान में पूर्णतः सक्षम एवं समर्थ होती है। सामान्य जन से लेकर विशिष्ट जन तक सभी लोग बेरोक टोक इसका प्रयोग करते हैं। उसके आगे देखिए बच्चों, आपका आ जाएगा राजभाषा, संपर्क भाषा और राष्ट्रभाषा। पहले आप देखिए राजभाषा क्या है। राजभाषा किसे कहते हैं। संपूर्ण देश के समस्त शासन कार्यों के संचालन के लिए निश्चित की गई भाषा को ही राजभाषा कहते हैं। किसी देश के संपूर्ण देश के समस्त सभी शासन कार्यों के संचालन के लिए निश्चित की गई भाषा को ही हम राजभाषा कहते हैं। अब आप अपने अगले पेज पे आ जाइए और देखना शुरू करिए। 14 सितंबर सन 1949 ईस्वी को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया। तो बच्चों, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि हिंदी भाषा को कब, किस डेट में, किस तारीख में आपका भारतीय संविधान सभा के हिंदी भाषा के संघ में राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया गया या मान्य किया गया। तो हमारे संविधान के अनुसार
343 के अनुसार हिंदी भारत संघ की राजभाषा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों में हिंदी का ही प्रयोग किया जाता है। वहाँ के निवासियों की मातृभाषा हिंदी ही है, अतः ये राज्य हिंदी भाषी क्षेत्र कहलाते हैं। इन राज्यों में हिंदी की अनेक उपभाषाएं और बोलियां भी प्रचलित हैं। पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात में हिंदी को द्वितीय भाषा का स्थान प्राप्त है। शेष प्रांतों में हिंदी का प्रयोग संपर्क भाषा के रूप में किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे संपर्क भाषा क्या है, तो बच्चों आप संपर्क भाषा के विषय में जान लीजिए। संपर्क भाषा किसे कहते हैं? जो भाषा सांस्कृतिक और भाषिक स्तर पर किसी को जोड़ने का काम करती है उसे संपर्क भाषा कहा जाता है। आधुनिक भारत में हिंदी संपर्क भाषा की भूमिका निभा रही है। हिंदी की सहजता, सर्वदेशिकता, प्रकृति और उसकी अखिल भारतीय भाषा बनने की क्षमता एवं सामर्थ्य के कारण ही इसे संपर्क भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। अब बच्चों आप आगे आ जाइए, आ जाएगी आपकी राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? राष्ट्रभाषा क्या होती है? आप लोग तो पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ। किसी राष्ट्र की वह मुख्य प्रचलित भाषा जिसका प्रयोग उस राष्ट्र के अन्य भाषाभाषी नागरिक भी सार्वजनिक कार्यों में करते हैं, राष्ट्रभाषा कहलाती है। हमारे देश के सभी राज्यों में हिंदी के अध्ययन की व्यवस्था है। यह साहित्य, ज्ञान विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा का माध्यम तथा तकनीकी कार्यों की भाषा के रूप में स्थापित होकर निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। अतः हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा भी कहा जाता है। उसके आगे बच्चों आपने अभी भाषा के रूप में जाना, अब आपको हम व्याकरण के विषय में बताएंगे। व्याकरण क्या है? जैसा कि आपके चैप्टर का नाम है भाषा और व्याकरण, तो भाषा के विषय में आपने जान लिया, बोली आपने जान लिया, संपर्क भाषा क्या होती है, उपभाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा क्या होती है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब इसके आगे आपको हम व्याकरण के विषय में बताएंगे, आप व्याकरण के विषय में जान लीजिए। भाषा एक प्रकार की व्यवस्था है। भाषा क्या है? भाषा एक प्रकार की व्यवस्था है। जहाँ भी कोई व्यवस्था होती है वहाँ उसके कुछ नियम भी होते हैं। प्रत्येक भाषा कुछ विशिष्ट नियमों से बंधी होती है। नियमों की इस संपूर्ण व्यवस्था को ही व्याकरण कहा जाता है। तो बच्चों व्याकरण किसे कहा जाता है मैंने आपको दोहरा दिया, आप इसको लर्न कर लीजिएगा। ये मेरा क्वेश्चन है कि व्याकरण किसे कहते हैं। यहाँ यह ध्यान रखने योग्य है कि भाषा का निर्माण व्याकरण से होता है। किसी भाषा के व्याकरण का समुचित ज्ञान होने पर ही कोई व्यक्ति उस भाषा को उचित प्रकार से व्यवहार में ला सकता है। व्याकरण भाषा के शुद्ध प्रयोग को सिखाता है। उदाहरण के लिए यदि हम कहें कि लड़का चल रही है तो यह वाक्य अशुद्ध होगा। व्याकरण हमें बताता है कि इसका शुद्ध रूप क्या होगा, लड़का चल रहा है। अतः व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने और उसके शुद्ध प्रयोग को सिखाने वाला एक शास्त्र है। इसके आगे व्याकरण के अंग, व्याकरण के कितने अंग होते हैं? तो बच्चों व्याकरण के निम्नलिखित 3 अंग होते हैं। नंबर 1 वर्ड विचार, नंबर 2 शब्द विचार और नंबर 3 आपका वाक्य विचार। तो बच्चों अब आज तक आपके लिए इतना ही। अब इसके विषय में इस चैप्टर को आपको हम आगे अगले दिन पढ़ाएंगे, अगली बार बताएंगे। अब आज के लिए इतना ही। और आप लोगों का होमवर्क है कि इसमें जितने भी आपके हेडिंग्स मिलेंगे, आपको जितने भी आपके हेडिंग्स हैं, भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं, मौखिक भाषा क्या है, लिखित भाषा क्या है, भाषा की विशेषताएं क्या क्या हैं और लिखित भाषा का क्या महत्व है, बोली क्या है, उपभाषा क्या है और आपकी राष्ट्रभाषा क्या है और व्याकरण किसे कहते हैं, इतना आपका क्वेश्चन है। आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, जितनी आपकी हेडिंग से आप क्वेश्चन बना लीजिएगा और उसका आंसर आप लिख लीजिएगा। मैंने सब आपको बता दिया है। अब आज के लिए इतना ही, इसके आगे फिर हम आपको आगे बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।